बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सर, आइए जरा कहानी कुर्सी का अब यह हमारा आखिरी सेगमेंट जो है उसको हम लोग शुरू करें। अब जरा आपको मैं बांग्लादेश का एक अपडेट देना चाहता हूं। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना की सरकार गई, यूनुस प्रशासन वहां पर चल रहा है, उसके बाद से हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस किस्म के अत्याचार वहां पर हुए उसके बारे में अब तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। हालांकि फिर भी बहुत से नेता हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं बोलते हैं उस पर। अब वहां ताजा अपडेट यह है कि चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी ये इस्कॉन से जुड़े हुए थे वहां पर, और जितना एजिटेशन वहां पर माइनॉरिटीज का और हिंदू समुदाय का हुआ उसको लीड करने वाले ये शख्स थे। इनको कल ये फ्लाइट पकड़ रहे थे ढाका से चटगांव की, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप है अपनी एक रैली के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का, और उस पर इनके ऊपर राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि इस्कॉन वाले आतंकवादी हैं, इस्कॉन के टेररिस्ट को गिरफ्तार करो, इस किस्म की मांग वहां का जो बिल्कुल कट्टर वर्ग है, इस्लामी कट्टर वर्ग, वो मांग लगातार उठाता रहा है। और वहां पर एक इस्कॉन ने अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है हिंदुओं के बीच में। हर जिले के अंदर वहां एक इस्कॉन का सेंटर बना हुआ है, और उसका एक चेहरा बन चुके थे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी। इनकी गिरफ्तारी को लेकर के अब भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो चिंता भी जता रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 बयान जो हैं इनके सुनाना चाहता हूं। आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं वो भी इस पर बोल रहे हैं, और इस्कॉन की तरफ से भी इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। बांग्लादेश में एक बार फिर ये जो दमन है हिंदुओं का, क्या वो शुरू हो चुका है? सुनिए। कल जो हुआ वो तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि इतने जब पूरा जो हिंदू समुदाय है और जो माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश के, अभी वो लोग बैकफुट में हैं। और जब वो लोग अपनी बातों को कहने के लिए उनका कोई एक मुख हुआ है, उस मुख को ही गवर्नमेंट अरेस्ट करके जब लेके जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इतने जो हताश लोग हैं, 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 3 करोड़ पूरा मिला के माइनॉरिटीज़ 3 करोड़ लोग हैं, उनके मुख को अरेस्ट कर देना और जो शांतिपूर्व जो प्रोटेस्ट है उसका दमन करने की चेष्टा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। অবমাননার অজুহাতে কত শত শত হিন্দু এখনো জেল কাটছে, কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কেউ বাকি নাই, সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুদের কপালের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হই, আমরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথে চলি তাহলে আমরা ভীত হব না, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যাব না, আমরা বিভক্ত হব না, আমরা সংঘবদ্ধ হব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে। বাংলাদেশের কিছু সেকুলার পন্থী বলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কলামিস্ট সাংবাদিক, তারা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে গায়ের গাত্রদাহ হয়। তাদের আজকে বাংলাদেশের সরকারি চাকরি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদেরকে অপসারণ করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা ঢাকায় আমাকে বলল সে আমাদের 4 তারিখ সমাবেশে গিয়েছে, কোথায়? শহীদ মিনারে। कि इसको कौन तो प्रेम का संगठन है, उसमें आतंक का स्थान ही नहीं है, वे आतंक की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसको कौन के सन्यासी, इसको कौन के अभ्यासी भक्त, उनका किसी भी आतंकी कार्रवाई से कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। पर यह तो ठीक है कि हमले होंगे तो नहीं होने चाहिए, नहीं हो इसकी मांग करना, जिन्होंने किया है उनको दंडित किया जाए यह मांग करना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करना, यह तो उचित ही है करना। इसमें राजद्रोह कहाँ से आता है, इसमें आतंकवाद कहाँ से आता है? और फिर यह तो बहुत चिंताजनक हुआ कि जब लोगों ने प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन पर भी कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने का समाचार आया है। यह अच्छा नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है, इसको कौन ने, मैं तो पूरे विश्व समुदाय से कहूँगा कि किसी एक भी व्यक्ति की सिविल लिबर्टीज का, फ्रीडम का अगर हनन होता है तो सारे विश्व को इस मामले में चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी जो चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी हैं, ये बांग्लादेश सम्मिलितो सनातन जागरण ज्योत, इसको लीड कर रहे थे, और ये एक बैनर बन चुका था वहां पर सारे अल्पसंख्यकों का। जो कुछ भी वहां पर अत्याचार और दमन हुआ
माइनॉरिटीज के खिलाफ, उसको लेकर के, और इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से हिंदू समुदाय को सड़क पर उतरना पड़ा है। मतलब इस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार है वो पिछली हादसों से सबक लेने से बिल्कुल कतरा रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जब पूरी तरह से प्रशासन में आ जाएंगे, सत्ता संभाल लेंगे, क्योंकि अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अभी वो अपने देश के भीतर ही जो चीजें हैं उसको कर रहे होंगे, लेकिन जब भी वो सत्ता संभाल लेंगे, सत्ता संभालने के बाद उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन काम करने लगेगा, तो मैं ये भरोसा करता हूं कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस का ये एक सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आतताई शासन चल रहा है। आतताई मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको केयर टेकर इंचार्ज बनाया गया। आपका पहला काम होना चाहिए था कि जो लोग वहां, और वो सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज के खिलाफ है, कोई भी व्यक्ति जो शेख हसीना की पार्टी से जुड़ा हुआ है, या कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी है, उसके हितों की, उसके अपने जो तरीके हैं उनको, उनकी सुरक्षा तो होनी चाहिए। लेकिन लगातार मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो ना कहें, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें पूरी तरह से असफल रहा है। और दुर्भाग्य से मैं यहां ये मानूंगा कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनको भी थोड़ा इस पर बात करनी चाहिए। भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ाई से ये बात रखी है और कहा है कि हिंदुओं के हितों की सुरक्षा की जाए। विशेष करके जो चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी हुई है वो एकदम गलत है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनके ऊपर जो आरोप लगाए उसको वापस लिया जाना और आप इस्कॉन को टेररिस्ट कह रहे हैं। भाई यहाँ हम सब समझते हैं इस्कॉन क्या है, ये हरे रामा हरे कृष्णा गाने वाले, भजन करने वाले सन्यासी हैं सभी के सभी, और उनके ऊपर वहां पर आतंकवादी होने की तोहमत है, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है। बांग्लादेश में जो घटनाएं चल रही हैं हिंदुओं को लेकर, वो हमारे लिए नाराजगी की भी बात है और चिंता की बात है। मतलब हम सिर्फ चिंता से काम नहीं चला सकते, हमें इस पर नाराजगी भी जाहिर करनी चाहिए। और जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, वो तो जब आएंगे तब आएंगे, और उनकी चिंताएं क्या होंगी बांग्लादेश को लेकर, वो चुनाव के वक्त उन्होंने हिंदुओं को लेकर जितनी बात की। लेकिन मुझे लगता है भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इस पर काम कर ही रहा है। लेकिन आज जब संसद चल रही है तो हम संबल की, बहराइच की, अयोध्या की सब बात कर ले, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करके एक प्रस्ताव कम से कम ये पारित कर सकते हैं भी हम इस पर चिंता जाहिर करते हैं या हम इस पर असंतोष जाहिर करते हैं। संसद पूरा, और उसमें भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन मेरे को उस राजनीति से मतलब नहीं है, हिंदुओं की, बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता के लिए संसद की तरफ से भी एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय तो बोलता रहा है इस पर। वही तो मैं कह रहा हूं, विदेश मंत्रालय तो कर ही रहा है काम, लेकिन जब संसद चल रही है तो पूरी संसद एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। वो ये तो जाहिर कर ही सकती है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं सिर्फ चिंता की बात नहीं कर रहा हूं, नाराजगी से कम में काम नहीं चलेगा। और संसद में ये सब चीजों, सब लोगों के लिए भी मौका होगा कि वो दिखाएं कि वो हिंदुओं के साथ कितने खड़े हैं, नहीं खड़े। ठीक बात है। रोज बात कर रहे हैं ना आप, संबल की भी बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, बहराइच की बात करते हैं, वहां जो इतने लोग हो रहे हैं, ये मुझे चिंता से काम नहीं चलता हुआ दिख रहा। और ट्रंप के भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते। नहीं, कर क्या सकते हैं? करने का मतलब तो एक कड़ा रुख होगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। ट्रंप के भरोसे नहीं है, नहीं, आपकी बात ठीक है। मोहम्मद यूनुस आए अमेरिका के रास्ते, तो वो तो तब जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार थी। अब ट्रंप से हम ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि उन्होंने चुनाव के समय में कहा था कि व्हाइट हाउस में हिंदुओं का एक हितों का रक्षक बैठेगा, इसलिए हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, चूंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, यूएन जैसे मंच पर उनकी बात महत्वपूर्ण होगी, उनके साथ बढ़े। लेकिन हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत अपनी आवाज उठाएगा, वो सक्षम समर्थ है भी, और मुझे लगता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको और मजबूती से उठाना। अब आपको जरा मैं राहुल गांधी के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी भी आज संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और बोलते बोलते उनका माइक बीच में गड़बड़ करने लगा, माइक बंद हो गया। राहुल गांधी ने इसके बहाने भी जो है अपना पॉलिटिकल मैसेज दे दिया कि जब भी दलितों की बात करो माइक खराब हो जाता है, कर लो जितना माइक। लोकसभा में बोल रहे थे क्या? बिरला जी थे वहाँ, लोकसभा में बोल रहे थे। नहीं, लोकसभा अभी एक कार्यक्रम में अभी वो कह रहे हैं वहां पर कई बार फोन वो बंद हो जाता है ना, ऐसा बताया गया माइक उनका। क्योंकि बाहर भी अगर उनका बंद हो रहा है तो ये तो उनके बोलने में दिक्कत है। नहीं, बोल जहां भी रहे हो, इल्जाम उनका सरकार पे है कि भाई माइक मेरा ही बंद होता है और मैं वो भी जब दलितों की बात न करता हूं। फिर उन्होंने कहा है कि मैं जातिगत जनगणना की बात करता रहूंगा, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनेंगी हम जातिगत जनगणना कराते रहेंगे। अगर हमारी भागीदारी, अगर हमारी हिस्सेदारी है जनसंख्या में, तो हमें भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है? तो राहुल गांधी महाराष्ट्र की हार के बाद भी लेकिन अपने एजेंडे पर कायम है। अभी सुने, इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ
का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहब ये भी गजबी बात कह दी राहुल गांधी जी ने। तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का ही प्रोग्राम था, कांग्रेस का ही माइक था। अब संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के माइक पर अगर माइक बंद हो जाता है, वहां कौन सा संघी आके बैठ गया था भाई कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में, जिसने माइक बंद कर दिया। और राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझसे कहा लोगों ने कि बैठ जाइए, माइक ठीक करा रहा है। मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और मैं बोलूंगा। आपका प्रोग्राम था, आप पता करिए आपका माइक किसने बंद कर दिया। कांग्रेस के अंदर कौन सा संघी आ गया ये है सर, माइक बंद कर रहा है उनका। देखिए, राहुल गांधी को ये आदत पड़ी हुई लोकसभा में, जब भी उन्होंने बोलने की कोशिश की, एक दो बार ऐसा जरूर हुआ है कि उनके माइक में कुछ सेकंड के लिए माइक बंद हुआ, तो उन्हें लगता है कि लोकसभा में जानबूझकर उनके साथ इस तरह से हरकत की जाती है कि जब वो बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया गया। शायद उनको आदत पड़ी हुई थी, इसलिए जब आप पार्टी के कार्यक्रम में थे वे भूल गए कि वो उन्हीं की पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं और माइक कुछ समय के लिए बंद हो गया, तो वो इस बात को समझ नहीं पाए। देखिए, राहुल गांधी बोल रहे थे कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की आवाज उठाते रहेंगे और कांग्रेस उनकी मुखर आवाज है। तो वो आदिवासी और दलित और पिछड़े कितना कांग्रेस के साथ है, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो कितनी बड़ी आवाज वहां कांग्रेस उनकी बन चुकी है। और राहुल गांधी तो अभी जब महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के लिए गए थे तो नागपुर में ही उन्होंने अपना घोषणा पत्र, पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया था। नागपुर में उसी विदर्भ के अंदर कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है, ये राहुल गांधी को देखना चाहिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाते रहेंगे। जो भी कांग्रेस की जो सरकारों ने की है, कर्नाटक सरकार तो कर चुकी थी ना, ये भी तेलंगाना में हो रही है। नहीं तो जो हो चुका था सार्वजनिक क्यों नहीं किया, पहले तो कर चुकी थी ना कांग्रेस की छोटी सरकार। बात ये सर, उनका एजेंडा अभी भी पक्का वही है, उससे नहीं हिल रहे वो। देखिए, उनको लगता है जाति वाला कार्ड मेरा कभी तो काम आएगा। उनका सिर्फ राहुल गांधी के राजनीति के सिर्फ 3 एजेंडे, एक तो जातिगत सर्वे करवाना है, जातिगत जनगणना करवाना है, 50% लिमिट की कैप हटाऊंगा, मैं हर बात में अडानी को लेकर आऊंगा और मैं हर बात में राष्ट्रीय सहायक संघ को गाली दूंगा। ये 3 एजेंडे, वो किसी भी बात पर इन 3 बात से आगे नहीं बढ़ते। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इस राजनीति से बाहर आना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम इस राजनीति से बाहर आना चाहिए या राजनीति से बाहर आना चाहिए? वो तो बहुत अच्छा होगा, राजनीति से बाहर आते तो ये मतलब कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा कि एक सशक्त विपक्ष मिलेगा, एक जनता की आवाज मुखर होगी, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, राहुल जी का माइक किसने बंद किया कांग्रेस के प्रोग्राम में? विजय जी, कौन है ऐसा? मुझे लगा कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि आज भी हाउस चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, वहां पर कुछ बोले, मैंने देखा नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये माइक भी बीजेपी और अपर कास्ट स्पॉन्सर्ड हो गए। हाँ, कि जब भी दलितों की, उन्होंने ये कहा कि दलितों की जब भी बात होती है तो वो वहां पर होता है। खैर, वो उसको अपने स्टाइल में बात कर रहे होंगे, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो एक बात कही गई, अभी समीर जी ने कहा कि राहुल जी को राजनीति का मिजाज समझना चाहिए कि देश का मूड बदल रहा है, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कहा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल जी यदि उस पर अपने जाति आरक्षण को लेकर या जाति का जनगणना के उस पर रहते हैं और उसको कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी के साथ रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो उनके लिए एक मजबूत स्टैंड होगा। भले ही उसका नुकसान इलेक्टोरली अभी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कंटिन्यूटी और कन्विक्शन नहीं था, कमिटमेंट नहीं दिखता था। से तो ठीक है कि अभी भी वो वही बातें कर हाँ, रहे हैं। वो वही बात करते रहे। मुझे लगता है कि उनको उसी बात पर चलना चाहिए। लेकिन सर, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या कह सकती है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की? हम 50% से ठीक है, सीलिंग तोड़ देंगे आज, लेकिन आज उसका माहौल नहीं है, इसलिए उसकी आरक्षण बढ़ा एक्सेप्टेंस देंगे। नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के नतीजे ये बता रहे हैं कि उसकी एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज के, देखिए, राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो 90s में चल रही थी ना, तो सरकार तो नहीं बन गई ना, लेकिन वो कन्विक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ, कंटिन्यूटी के साथ चलते रहे। तो आज आप 303 पर और 240 पर और 293 के साथ खड़े हुए ना। किसी भी चीज पे कन्विक्शन रखें, हो सकता है आपको कन्विंस करने में लोगों को टाइम लगे, लेकिन एक कन्विक्शन तो होना चाहिए, एक कमिटमेंट तो होना चाहिए। मुझे उनके इस मुद्दे पर ऐसा नहीं लगता। उनको तो लगा था कि लोकसभा चुनाव में लोग कन्विंस हो गए। हाँ, नहीं तो, और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में छोड़ दिया था, उस तरह से उस पर लड़ाई नहीं लड़ी थी।
तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर उनको चलना चाहिए। वो सही है गलत है ये तो जनता तय करेगी क्या हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये कमजोर मुद्दा नहीं है इस देश में। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना कभी ना कभी कमजोर राहुल गांधी को राजनीतिक इसका मुद्दा फल नहीं मिलेगा। है। नहीं, आग लगाना तो हमेशा मजबूत ही होता है। आग लगा दीजिए, जिस बार माचिस बढ़िया से लग जाएगी तो जलेगा। तो हमने तो देखा ही है कि ये जो विभाजन का मुद्दा होता है और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जाति जाति करके, मुझे समझ में नहीं आता, अगर जातियों को भी आपको देना है तो आप उसके लिहाज से कोई योजना तो बना लीजिए ना। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी तेलंगाना सरकार है, यहाँ पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग, इन सब को हम ऐसे ऐसे, ये हमारा तरीका है, हम इससे मुंह पर उठाएंगे। आप कहते हैं 50% की सीलिंग तोड़ देंगे। अब ये तो बड़ा विचित्र है। इसका मतलब कि आपके पास कोई विजन नहीं। आपके पास कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दो समृद्ध राज्य हैं, आपके पास हिमाचल जैसा एक पहाड़ी शांत राज्य है। दोनों तीनों राज्यों में आप क्यों नहीं एक मॉडल करते हैं? राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रॉड आइडिया को फ्लोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कभी तो संघर्ष होगा, कभी जनता एक दूसरे के खिलाफ गाली देगी, कभी लड़ने लगेगी। लोकसभा चुनाव में थोड़ा उसका असर भी हो गया। वो राह चलते फिर पत्रकार पिटवाएंगे, राह चलते लोगों को पिटवाएंगे। और जब माइक जो बंद हो जाता है, वो इसलिए नहीं बंद हो जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए बंद हो जाता है कि बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार गड़बड़ी करते हैं। तो क्या करें, माइक भी बेचारा सुनते सुनते थक जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और बिरला जी कह रहे हो कि भाई डोंट ब्लेम मी, मैं नहीं हूं, नो मैं नहीं हूं। तो ये भी अच्छा है कि दूसरी जगहों पर माइक बंद हो रहा है। देखिए, मुद्दा तो हर एक महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जब आप मुस्लिम बहुल लोकसभा से या खुद लड़ेंगे या प्रियंका जी को लड़ाएंगे तो मुसलमान कैसे माने? फिर आप कहते हैं कि गाजा पर चिंता करके संभल के लोगों से जान जाने के बाद मिलकर और सोनिया जी आर्टिकल लिख देंगी तो उससे मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। तो फिर ये तो बड़ा विचित्र सा है ना। तो ऐसी की बात सही लगती है कि सिर्फ वोट बैंक की तरह मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जाति को सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जाति टूटे तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाए। उनका भला इनके एजेंडे में है, ऐसा दिखता नहीं। चलिए, अब राहुल गांधी जी अपने इस एजेंडे पर कब तक कायम रहेंगे और क्या इस एजेंडे के साथ साथ वो कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाते हुए दिखाई देंगी या उनकी सरकारें जहां जहां पर है, आगे बात करते रहेंगे हम लोग। आज इतना ही कहानी कुर्सी की। मैं यहाँ विजय चौक से समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं, लेकिन यहीं से।